नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चंद्रा यस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे और नोट्स उसका बना रहे होंगे। बना लीजिएगा, इसको हल्के में मत लीजिए। इस क्लास को याद रखिएगा, क्वेश्चन जरूर मिलेंगे एग्जाम में, ये श्योर है। तो हम लोग नवंबर महीने का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। उसकी एक क्लास हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है आप लोगों की। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला पॉइंट है कि हमारा एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है श्रीलंका। ठीक है, इस श्रीलंका में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हुई है नवंबर महीने में। क्या हुई है कि यहाँ का जो राष्ट्रपति है उसका नाम है गोटाबया राजपक्षे। गोटाबया राजपक्षे, ठीक है। इसने अपने यहाँ राष्ट्रीय खाद्य आपातकाल घोषित किया है। राष्ट्रीय खाद्य आपातकाल, इमरजेंसी आपातकाल, ठीक है, की घोषणा की है। क्योंकि श्रीलंका में जो है चीनी और चावल की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है। चीनी और चावल की बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी हो गई है। इस वजह से श्रीलंका की जो सरकार है राष्ट्रीय खाद्य आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रीय खाद्य आपातकाल की घोषणा की है, इसलिए श्रीलंका में चर्चा था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जहाँ पे राष्ट्रीय खाद्य आपातकाल अभी हाल ही के दिनों में लगाया गया है, तो कौन सा देश है? श्रीलंका है दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं, फीफा फुटबॉल स्कूल प्रोग्राम। अगला पॉइंट है फीफा फुटबॉल स्कूल प्रोग्राम। प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। फीफा फुटबॉल स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? तो उड़ीसा की सरकार ने। उड़ीसा की जो राज्य सरकार है, ठीक है, उसने फीफा फुटबॉल स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके पहले उड़ीसा की सरकार ने हॉकी में बहुत ही उल्लेखनीय काम किया था, जिसकी बदौलत हमें क्या परिणाम उसका मिला कि 41 साल के बाद हम लोग ओलंपिक में, हमारी जो पुरुष हॉकी टीम है उसने 41 साल के बाद कांस्य पदक जीता। ठीक, तो इसमें उड़ीसा सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। उसने उस हॉकी को प्रोत्साहन दिया अपने यहाँ। अब इसके बाद इसने क्या किया है, फुटबॉल में जो स्कूली लड़के होंगे उनको फुटबॉल में ट्रेनिंग दी जाएगी उड़ीसा राज्य में। तो फीफा फुटबॉल स्कूल प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? उड़ीसा की सरकार ने लॉन्च किया है नवंबर 2021 में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों पाकल दुल पनबिजली परियोजना। पाकल दुल पनबिजली परियोजना। पाकल दुल पनबिजली परियोजना, ठीक है। ये किस नदी पे बनाई जा रही है? तो चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, सबसे बड़ी सहायक नदी, चिनाब की सबसे बड़ी सहायक जो नदी है दोस्तों उसका नाम है मरुशूदर नदी पर, ठीक है, ये परियोजना बनाई जा रही है। पाकल दुल पनबिजली परियोजना बनाई गई है, बनाई नहीं जा रही है, कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। कहाँ? चिनाब की एक सबसे बड़ी सहायक नदी है मरुशूदर नदी। उस मरुशूदर नदी पे ये पाकल दुल पनबिजली परियोजना का निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, नवीकरणीय केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जो हैं RK सिंह, इन्होंने किया है, जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, ठीक है। इसकी जो क्षमता होगी 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन की होगी। 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन की होगी। ये पाकल दुल पन बिजली परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में दोस्तों। कहाँ पे? किश्तवाड़ जिले में ये परियोजना स्थित है, पाकल दुल पन बिजली परियोजना, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है हम लोगों का राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भारत सरकार मनाती है। कब मनाती है? 2 नवंबर को।
2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है भारत सरकार के द्वारा। ये कब से मनाया जा रहा है? तो 2016 से मनाया जा रहा है। धन्वंतरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, धन्वंतरी। इनको आयुर्वेद का पिता बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये भगवान विष्णु के अवतार थे। इन्होंने क्या किया था? आयुर्वेद जो विज्ञान है, ठीक है, उसको बढ़ावा दिया था धन्वंतरी ने। तो धन्वंतरी के जन्म उपलक्ष्य के रूप में ही भारत सरकार 2016 से 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाती है। तो अब की बार का जो थीम है इसका 2021 का क्या है? तो पोषण के लिए आयुर्वेद। पोषण के लिए क्या है दोस्तों? आयुर्वेद। पोषण के लिए आयुर्वेद अब की बार का इसका क्या है? थीम है। तो इस बात को आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। तो धन्वंतरी को आयुर्वेद का पिता भी बोला जाता है, भगवान भी बोला जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। बुकर पुरस्कार। अगला पॉइंट है बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार 2021 बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो डेमन गलगुट। क्या नाम है उनका? डेमन गलगुट। डेमन गलगुट को 2021 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के ये नाटककार हैं। दक्षिण अफ्रीका के ये क्या है? नाटककार हैं, काफ़ी फेमस नाटककार हैं डेमन गलगुट, ठीक है। इनकी जो पुस्तक थी द प्रॉमिस, किसको मिला है? तो द प्रॉमिस को मिला है। इसने क्या किया है? इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो जो आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि दक्षिण अफ्रीका में एक नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। उन्होंने रंग भेद के खिलाफ, काले और गोरों की जो लड़ाई थी उसका नेतृत्व किया था। काले लोगों का रंग भेद के खिलाफ उन्होंने, ठीक है, काफ़ी सराहनीय काम किया था। तो उस रंग भेद आंदोलन को से लेकर जो अभी 10-20 साल पहले की जो राष्ट्रपति थे जैकब जुमा, ठीक है, वहाँ तक का जितना भी संघर्षों का जो दौर था उसका वर्णन है द प्रॉमिस, ठीक है। इस द प्रॉमिस की रचना की है कौन? डेमन गलगुट ने, और इसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। बुकर पुरस्कार याद रखिएगा अंग्रेजी में लिखने वाले साहित्य, अंग्रेजी में जो लिखित साहित्य होता है उसी को दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1967 से हुई थी, ये याद रखिएगा दोस्तों। लंदन की संस्था इस पुरस्कार से को क्या देती है? इस पुरस्कार को देती है बुकर पुरस्कार। इसमें 50,000 पाउंड की राशि मिलती है, 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? पाउंड है। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे आते हैं। दोरजी अंगचुक, ये काफ़ी चर्चा में थे। दोरजी, अगला पॉइंट है दोरजी अंगचुक। ये कौन है? तो ये आप याद रखिएगा भारतीय खगोलिक भौतिक संस्थान भारतीय खगोलिक भौतिक संस्थान कहाँ पे है? लद्दाख में है। इसके सदस्य हैं, लद्दाख में स्थित है, ठीक है, लद्दाख में स्थित है। इसके सदस्य हैं कौन? दोरजी अंगचुक। इनको अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में जगह दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में जगह दी गई है। इसको क्या बोलते हैं? IAU, ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन बोलते हैं, IAU। इसकी स्थापना जो है 1919 में हुई थी, 1919 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है दोस्तों? पेरिस में, ठीक है, पेरिस में स्थित है। किसका? IAU का, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय ये भारतीय खगोलीय भौतिक संस्थान के सदस्य हैं कौन? दोरजी अंगचुक, ठीक है। ये भारतीय खगोलिक भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। दोरजी अंगचुक को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में जगह दी गई है, और ऐसा जगह पाने वाले, मतलब इसमें जाने वाले ये क्या है? पहले भारतीय हैं। बस ये क्या है? पहले भारतीय हैं। इस बात को आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, ये पहले भारतीय हैं। कौन? दोरजी अंगचुक, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे अब हम लोग देखते हैं।
अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 8 नवंबर 1895 में एक्स रे की खोज हुई थी। किसकी दोस्तों? एक्स रे की खोज हुई थी। किसने किया था? रोएंटजन ने। ठीक है, रोएंटजन ने, ठीक है, इसकी खोज किया था एक्स रे की। तो इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। कब? 8 नवंबर को। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट आते हैं स्पेस एक्स। स्पेस एक्स आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, ये अंतरिक्ष में उपग्रह को भेजने वाली विश्व की पहली कंपनी है स्पेस एक्स। इसकी स्थापना किसने की थी? तो एलन मस्क ने इसकी स्थापना की थी। इन्होंने भारत में एक कंपनी को स्थापित करने की योजना बनाई है। उस कंपनी का नाम है स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड। स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी बनाई है भारत में। ठीक है, ये कंपनी क्या करेगी? भारत में दिसंबर 2022 तक, दिसंबर 2022 से, ठीक है, भारत में ब्रॉडबैंड जो होते हैं दोस्तों, ब्रॉडबैंड इसकी सेवाएं देगी। ब्रॉडबैंड की सेवाएं उपलब्ध कराएगी ये कंपनी। किसने बनाई है? एलन मस्क ने बनाई है। एलन मस्क कौन है? जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट उपग्रहों को भेजने वाली जो प्राइवेट निजी क्षेत्र की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसके ओनर हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी बनाई है भारत में। ये दिसंबर 2022 तक, ठीक है, ब्रॉडबैंड की सुविधाएं उपलब्ध कराएगी भारत में, नेटवर्क की सुविधाएं उपलब्ध कराएगी दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अगला पॉइंट है श्रमिक मित्र योजना। श्रमिक मित्र योजना किसने लॉन्च की है? तो दिल्ली की सरकार ने लॉन्च किया है इसको। दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली की सरकार ने, ठीक है, इसको शुरू किया है श्रमिक मित्र योजना। जो निर्माण क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, जो निर्माण क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, उन श्रमिकों को सरकारी सहायता उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। श्रमिक मित्र योजना दिल्ली की सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है दोस्तों। अगला पॉइंट है रामायण सर्किट ट्रेन देश की पहली। अगला पॉइंट है दोस्तों देश की पहली रामायण सर्किट ट्रेन कहाँ से चली? सर्किट ट्रेन कहाँ से चली? तो नवंबर 2021 में चली है। ठीक है, वो चली जो है सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। बहुत लोगों को पता होगा ये स्टेशन कहाँ पे पड़ता है, तो दिल्ली में पड़ता है। कहाँ से? दिल्ली में। ठीक है, ये जो है सफदरजंग रेलवे स्टेशन से देश की पहली रामायण सर्किट ट्रेन चली है। ये क्या करेगी? 17 दिनों में भगवान राम से जुड़े हुए जितने भी धार्मिक स्थल हैं उसकी यात्रा कराएगी। जैसे प्रयागराज हुआ, अयोध्या हुआ, चित्रकूट हुआ, सीतामढ़ी हुआ, नासिक हुआ, रामेश्वरम हुआ, ये सब जितने भी स्थल हैं, ठीक है, जो भगवान राम से जुड़े हुए हैं, 17 दिनों के अंदर उनकी क्या करेगी? यात्रा कराएगी। तो ये देश की पहली रामायण सर्किट ट्रेन है दोस्तों, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दिनेश पटनायक कौन है? ठीक है, दिनेश
पटनायक को स्पेन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। स्पेन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। किसको? दिनेश पटनायक को। याद रखिएगा स्पेन कहाँ पे है? तो अब यूरोप महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी क्या है स्पेन की? तो मैड्रिड। क्या है दोस्तों? मैड्रिड। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। राशिद खान। राशिद खान का नाम आप लोगों ने सुना होगा अच्छे से। राशिद खान ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं राशिद खान। इन्होंने कम उम्र में टी20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी हैं। ठीक है, कौन? राशिद खान सबसे कम उम्र में टी20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले ये पहले खिलाड़ी हैं। राशिद खान ये अफगानिस्तान के क्या हैं? क्रिकेटर हैं। भारत में जो IPL होता है उसमें एक टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, ठीक है, उसकी तरफ से ये खेलते हैं। ठीक है, राशिद खान। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट। रोविंग सिनेमा हॉल। रोविंग सिनेमा हॉल। रोविंग सिनेमा हॉल ये कहाँ पे स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है। याद रखिएगा लद्दाख में स्थित है। इसकी क्वालिटी क्या है कि ये भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा हॉल है। ये भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा हॉल है। रोविंग सिनेमा हॉल ये कहाँ पे है दोस्तों? लद्दाख में स्थित है। याद रखिएगा इसको। ठीक अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट है तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। ठीक है, तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2021 ये किसको मिला है? तो प्रियंका मोहिते को मिला है। किसको मिला है दोस्तों? प्रियंका मोहिते को मिला है। ये 28 साल की हैं, 28 साल की, और कहाँ की रहने वाली हैं? तो महाराष्ट्र की ये रहने वाली हैं। प्रियंका मोहिते को मिला। पहले तो ये जान लीजिए ये तेनजिंग नोर्गे कौन थे। तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट चोटी पर 29 मई 1953 में सबसे पहले जो चढ़ने वाले व्यक्ति थे नेपाल के वो थे तेनजिंग नोर्गे। इनके साथ एक लोग और चढ़े थे, उनका नाम था एडमंड हिलेरी। ठीक है, इन्होंने भी याद रखिएगा इन्हीं के साथ माउंट एवरेस्ट पे ये दो लोग सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचे थे 29 मई 1953 को। और आपको अच्छी तरह पता होगा कि 29 मई को क्या बनाया जाता है? माउंट एवरेस्ट दिवस भी मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट दिवस भी मनाया जाता है। तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी 29 मई 1953 पे सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़े थे। ठीक है, ये लोग नेपाल के रहने वाले थे। तो इन्हीं के नाम पे तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भारत सरकार देती है। और अब की बार किसको दिया है? प्रियंका मोहिते को दिया है। 28 साल की हैं ये, और कहाँ की रहने वाली हैं? महाराष्ट्र की रहने वाली हैं दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। सारा टेलर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सारा टेलर ये इंग्लैंड की पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। पूर्व विकेट कीपर ये बल्लेबाज हैं। ये चर्चा में क्यों हैं?
क्योंकि ये किसी भी पुरुष फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम की, पुरुष फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम की कोच बनने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं, पहली महिला खिलाड़ी हैं दोस्तों। आप लोग आमतौर पे देखते होंगे दोस्तों, जो पुरुष क्रिकेट टीम के कोच होते हैं वो पुरुष ही होते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि पुरुष क्रिकेट टीम, जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम है, जो IPL UPL जैसे टीमें जो होती हैं, ठीक है, उनकी, ठीक है, पहली बार किसी महिला को कोच बनाया गया है। उसका क्या नाम है? सारा टेलर नाम है, ठीक है। ये इंग्लैंड की पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज हैं दोस्तों, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट आते हैं। CV रमन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका पूरा नाम है। 7 नवंबर को भारत सरकार ने इनकी 133वीं जयंती मनाई है। 133वीं जयंती बनाई है। इनका जो जन्म है 7 नवंबर 1888 में मद्रास में हुआ था। तब चेन्नई का नाम क्या था दोस्तों? मद्रास था। अब याद रखिएगा चेन्नई उसको कहा जाता है। तो इनका जन्म 7 नवंबर 1888 को मद्रास में हुआ था। 7 नवंबर को भारत सरकार ने इनकी 133वीं जयंती मनाई है CV रमन की। ये फेमस, ये एक याद रखिएगा, फिजिक्स के सबसे फेमस वैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रकाश प्रकीर्णन पे शोध किया था, ठीक है, शोध किया था। इस पे अपनी जानकारी उपलब्ध कराई थी दुनिया को। तो इसको हम लोग रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं, ठीक है, रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं। और इस रमन प्रभाव की खोज इन्होंने 28 फरवरी को की थी, 28 फरवरी को। इसीलिए 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। प्रकाश प्रकीर्णन वाला जो कॉन्सेप्ट था फिजिक्स में, ठीक है, इस पे महत्वपूर्ण इन्होंने खोज की थी और इस खोज को रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं हम लोग। और ये रमन प्रभाव कब खोजा था इन्होंने? 28 फरवरी को। इस वजह से 28 फरवरी को भारत सरकार क्या करती है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाती है, ठीक। इनको 1930 में इसी काम के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। और ऐसा फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार पाने वाले CV रमन एशिया के पहले व्यक्ति थे। याद रखिएगा 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले एशिया के पहले व्यक्ति थे। भारत की बात नहीं हो रही है, एशिया की, याद रखिएगा दोस्तों। और 1954 में, ठीक है, इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, भारत रत्न। और भारत रत्न के बारे में आप लोग जानते होंगे, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, इससे इनको सम्मानित किया गया था। तो ये थे CV रमन दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार 2021। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं पद्म जो पुरस्कार है वो 3 श्रेणियों में विभाजित है। नंबर 1 पे यही आता है पद्म विभूषण, नंबर 2 पे दोस्तों याद रखिएगा पद्म भूषण, और नंबर 3 पे पद्मश्री पुरस्कार आता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। दूसरे नंबर का पद्म विभूषण पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च दूसरे नंबर का पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? पद्म विभूषण है, ठीक है। अब की बार 2021 में 7 लोगों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण 16 लोगों को दिया गया और पद्म श्री 118 लोगों को दिया गया। 141 लोगों को याद रखिएगा पूरा पद्म पुरस्कार दिया गया टोटल, 118 पद्मश्री
पद्म भूषण 16 और पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब ये 7 लोगों में कौन कौन से थे, तो इसमें 2-3 नाम याद रखिएगा आप लोग जो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो जापान के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। ठीक है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनको मिला है। एक तो थे हैं बाला सुब्रमण्यम, ये गीतकार थे दोस्तों। ठीक है, इनको मिला है मरणोपरांत, इनको दिया गया है। और एक थे सुदर्शन साहू। कौन थे दोस्तों? सुदर्शन साहू ये उड़ीसा के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो इनको दिया गया, टोटल 7 लोगों को दिया गया, लेकिन ये 3 नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अभी आज ही गणतंत्र दिवस के पहले ही, ठीक है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 की घोषणा हुई है। उसमें जनरल जो हमारे पहले CDS थे, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ के जो CDS थे, जनरल बिपिन रावत, ठीक है, और कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री थे, इन दोनों के अभी हाल ही में निधन हुआ है। इन दोनों को, ठीक है, इस सम्मान से नवाजा जाएगा 2022 में। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट पे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है नीचपू सुरंग। ये कहाँ पे स्थित है? जिसकी आधारशिला हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में रखी है। राजनाथ सिंह के द्वारा आधारशिला रखी गई है। तो नीचपू सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इस सुरंग के बन जाने से जो चाइना का बॉर्डर है उसकी दूरी 10 किलोमीटर कम हो जाएगी। कितनी दोस्तों? 10 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? तो 450 मीटर। कितनी दोस्तों? 450 मीटर नीचपू सुरंग। तो ये चर्चा में है नीचपू सुरंग। तो आप लोग जम्मू कश्मीर मत लगाइएगा, अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट आते हैं श्री दुर्गा ओइनम, ये क्यों चर्चा में है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये भारत की पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया और श्री दुर्गा ओइनम को सम्मानित किया गया। ये भारत की पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इस वजह से इनको याद रखिएगा। आर हरि कुमार, अगला पॉइंट है दोस्तों आर हरि कुमार। तो आर हरि कुमार को भारत का नया नौसैनिक प्रमुख नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा आर हरि कुमार को। इसके पहले कौन थे? एडमिरल करमवीर सिंह की जगह पे इनको नियुक्त किया गया है। इसके पहले एडमिरल करमवीर सिंह थे, याद रखिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस अगला पॉइंट है राष्ट्रीय कानूनी न्याय सेवा दिवस। कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय कानूनी न्याय सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। कानूनी सहायता, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, ठीक है, उनको कानूनी सहायता दिलाने के लिए 9 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। क्योंकि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, जो अगर कानूनी राय आपको लेनी है तो वकीलों को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो इससे इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी न्याय सेवा दिवस मनाया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, अगला पॉइंट है द सिनेमा ऑफ। एक पुस्तक आई है दोस्तों, द सिनेमा ऑफ सत्यजीत राय। ये पुस्तक का नाम है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत राय। इसको लिखा है भास्कर चट्टोपाध्याय ने।
इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट है हरे काला हजब्बा। अगला पॉइंट है दोस्तों हरे काला हजब्बा। ये एक व्यक्ति का नाम है, याद रखिएगा। हरे काला हजब्बा ये कहाँ के रहने वाले हैं? कर्नाटक के। कर्नाटक के ये वयोवृद्ध नेता हैं, वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। हरे काला हजब्बा ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। ये अपनी जीविका जो है फल बेचकर चलाते हैं, फल बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं और मुफ्त में लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। मुफ्त में लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार ने अब की बार इनको पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा है, इसलिए ये फेमस हैं इस समय। पद्म श्री पुरस्कार से इनको नवाजा गया है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही, बाकी हम लोग कल देखेंगे। कल नवंबर महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग दिसंबर महीने का करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। आप लोगों से विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखकर उसको लाइक ज़रूर किया कीजिए। बाकी आप लोग नोट्स बनाते हुए चलते रहिएगा और उसको तैयार भी करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं दीपक आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।